हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एसटी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, एसटी क्लासेस पर मैंने जो है कुछ वीडियोस डाली थी ईएसआईसी कार्ड के बेनिफिट के बारे में। वो वीडियोस जो है मेरे व्यूअर्स को बहुत पसंद आई है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके अभी भी डाउट्स हैं। उन सभी डाउट को ध्यान में रखते हुए, उन सभी डाउट्स को मद्देनजर रखते हुए जो है मैं आज से एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। उस सीरीज का नाम है भाई सवाल आपके जवाब हमारे। आपको ईएसआईसी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप जो है चैनल पर जाइए, किसी भी वीडियो में जाइए, उसमें कमेंट करिए। जिस भी टॉपिक पर आपको डाउट है वहां पर कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट को लूंगा और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। आपका जो भी कमेंट है, आपका जो भी डाउट है, उसको मैं सॉल्व करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई वीडियो को शेयर कर देना, लाइक करना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना और बेल आइकन तो जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए भाई, अब आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल आपके जवाब हमारे में सबसे पहला जो कमेंट मैं लूंगा ओम प्रकाश बद्री सिंह जी का लेंगे। ओम प्रकाश बद्री सिंह जी ने क्या कमेंट किया है? किसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 78 दिन है, किसी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर 78 दिन है तो क्या उसे मेडिकल लीव मिल सकता है? अगर इस कमेंट को ध्यान में रखा जाए तो यहां पर बात हो रही है मेडिकल लीव की। इसका मतलब ये सिकनेस बेनिफिट की बात कर रहे हैं। यहां पर सिकनेस बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो सिकनेस बेनिफिट सबसे पहले तो ये समझिए कि जो सिकनेस बेनिफिट कैसे मिलता है। सिकनेस बेनिफिट कब मिलेगा? मान लो कोई इंश्योर्ड पर्सन है, वो बीमार है, वो हॉस्पिटल वो क्या कहते हैं, जॉब पर नहीं जा सकता, वर्क नहीं कर सकता। तो जो ईएसआईसी हॉस्पिटल का जो डॉक्टर है या आईएमओ है, वो क्या है, सर्टिफाई कर देंगे कि भाई आपकी तबीयत खराब है, आप जो है अभी आप जॉब पर नहीं जा सकते। तो वो सर्टिफाई कर देंगे कि आपको रेस्ट की जरूरत है। अब जब आपको रेस्ट की जरूरत है, मान लो उन्होंने बोला कि भाई आपको 2 महीने तक, आप 2 महीने तक ऑफिस नहीं जा सकते, है ना, रेस्ट लेना है आपको। जब 2 महीने तक आप नहीं जा सकते, मान लो आपके पास सिर्फ 30 दिन की छुट्टी पड़ी है, तो वो 30 दिन तो कट गए। अब बचे 60 दिन। 60 दिन में से 30 दिन की तो छुट्टी लग गई आपकी, लेकिन जो बचे हुए 30 दिन है वो तो लीव है नहीं आपके पास, उसका तो पैसा कट जाएगा। जब आप ऑफिस से एब्सेंट रहेंगे, वर्क नहीं, जॉब पर नहीं जाएंगे, तो बाकी के जो बचे हुए 30 दिन है, उस 30 दिन में आपकी सैलरी कटेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में सिकनेस बेनिफिट काम आता है। तो सिकनेस बेनिफिट समझ गए कि इसी कंडीशन में काम आएगा कि जब आप जॉब पर नहीं जाएंगे क्योंकि आप रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट करने के लिए कौन लिखेगा? आईएमओ या आईएमपी सर्टिफाई करेगा कि आप जो है, आपको रेस्ट लेना है भाई, आप जो है जॉब पर नहीं जा सकते, यू आर नॉट फिट, आप फिट नहीं हो। तो उस कंडीशन में आपको सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है और वो सिकनेस बेनिफिट ईएसआईसी प्रोवाइड करता है। वो सिकनेस बेनिफिट ईएसआईसी प्रोवाइड करेगा। और ये बेनिफिट कितना होता है? 70% ऑफ द एवरेज डेली वेजेस। मान लो अगर किसी का एवरेज वेजेस जो डेली का है 500 रुपए है, तो 70% कितना हो गया? 350 रुपीज। तो 350 रुपीज जो है सिकनेस बेनिफिट मिलता है इंश्योर्ड पर्सन को। और ये क्या होता है? 90 डेज तक मिलता है, ये ध्यान रखना। वेजेस एंड इज पेबल फॉर 91 डेज। कितने डेज तक? 91 डेज, 91 दिन तक पेबल होता है। और ये 2 कॉन्सिक्यूटिव बेनिफिट पीरियड में होता है। 2 टाइप के पीरियड होते हैं, कंट्रीब्यूशन पीरियड और बेनिफिट पीरियड, है ना। हम खैर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आप ये समझिए कि 2 लगातार बेनिफिट पीरियड में, 2 लगातार बेनिफिट पीरियड में आपको 70% वेजेस डेली मिल सकता है। कितने दिन तक? लेकिन 91 डेज तक। ठीक है, चलो इसकी कंडीशन क्या है? क्वालिफाइंग कंडीशन की अगर बात करें, अगर सिकनेस बेनिफिट लेना है तो इंश्योर्ड पर्सन को जो उसका पैसा कटता है सैलरी से, ईएसआईसी का जो कंट्रीब्यूशन कटता है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 78 डेज। यहां पर जो है ये 78 डेज की बात कर रहा है। इसीलिए ओम प्रकाश जी ने क्या किया, इसीलिए यहां पर लिखा है ना 78 डेज। ये क्वेश्चन में ये जो 78 डेज आए कहां से आया? वो इस क्वालिफाइंग कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस कंडीशन से आया है। तो सिकनेस बेनिफिट की एलिजिबिलिटी में सबसे पहले तो ये लिखा है कि जो किसी भी इंश्योर्ड पर्सन की सैलरी से जो पैसा कटता है वो कम से कम 78 दिन तक कंट्रीब्यूशन फॉर नॉट लेस देन 78 डेज, 78 डेज, 78 डेज से कम नहीं होना चाहिए। दैट मीन 78 डेज तो हो सकता है ना भाई, 78 डेज से कम नहीं, यानी कि 77 नहीं हो सकता, लेकिन 78 हो सकता है। इसका मतलब यहां पर ये जो 78 दिन का जो क्लेम ये बोला गया है
कि किसी का कंट्रीब्यूशन अगर 78 दिन है तो उसको मेडिकल लीव मिलेगी। अगर 78 से 77 होता, 77 दिन होते, तो उस केस में कोई मेडिकल क्लेम नहीं मिलता, मतलब सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलती। तो उम्मीद करता हूं ओम प्रकाश जी आपको जो आपका जो कमेंट है उस कमेंट को का रिप्लाई मैं कर चुका हूं अच्छे से। इसकी सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए जो फर्स्ट टाइम ईएसआईसी के अंदर आते हैं, फर्स्ट टाइम ईएसआईसी के अंडर में आते हैं। अगर जो जो पहली बार ईएसआईसी के अंदर आएगा, कवर करेगा, जिसका फर्स्ट टाइम ईएसआईसी कार्ड बनेगा, तो उसको सिकनेस बेनिफिट कब मिलेगा? उसको सिकनेस बेनिफिट के लिए उसकी एलिजिबिलिटी तब होगी जब वो 9 महीने तक अपनी सैलरी से ईएसआईसी का पैसा कटवा देगा, तब उसको सिकनेस बेनिफिट मिलता है। क्या ये बात क्लियर है? तो सिकनेस बेनिफिट लेने के लिए कम से कम जो नया बंदा है जो फर्स्ट टाइम ईएसआईसी के अंदर जाएगा, उसकी सैलरी से 9 महीने तक जो है ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन होना चाहिए, तभी सिकनेस बेनिफिट मिलता है। चलिए, ये था आज का पहला कमेंट। अब दूसरे कमेंट पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? डू आई हैव टू डिलीवर माई बेबी इन ईएसआईसी हॉस्पिटल टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट? अरुणा खातम जी ने ये कमेंट किया है कि भाई उनको मैटरनिटी क्लेम लेने के लिए क्या ईएसआईसी में डिलीवरी करानी है? व्हाट इफ आई गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल? अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊंगी तो क्या होगा? तो इस कमेंट का आंसर हम कुछ इस तरह से देंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए, अगर आपको ईएसआईसी से मैटरनिटी बेनिफिट लेना है, कंप्लीट मैटरनिटी बेनिफिट लेना है, अगर आपको कंप्लीट मैटरनिटी बेनिफिट लेना है, कंप्लीट फुल की बात करते हैं, तो एक सीक्वेंस आप याद रखिए। भाई सीक्वेंस क्या है? पहले आप हमेशा ईएसआईसी डिस्पेंसरी, पहले आप या तो ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में ही जाएंगे। अगर आप ईएसआईसी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी में जाएंगे, वहां पर आपका ट्रीटमेंट होगा, वहां पर आपकी देखभाल होगी, आपकी और आपके बच्चे की जो है ना, जब आपकी प्रेगनेंसी है उस दौरान जो भी ट्रीटमेंट होगा वो ईएसआईसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ही होगा। इसके बाद अगर आपको मतलब वहां पर कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर ईएसआईसी डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो डॉक्टर है आईएमओ वो आपको रेफर कर देगा किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे हॉस्पिटल में रेफर कर देगा। दूसरे हॉस्पिटल का मतलब है हो सकता है कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर देगा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल होगा ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज होगा, ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज होगा, ये ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज होगा। अब अगर यहां पर भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, मतलब आईएमओ को पता रहता है कि भाई कौन से हॉस्पिटल में किस बीमारी का इलाज है, ये कब है वो कंडीशन, ये वाली कंडीशन तब है जब कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन आ गया और उसका इलाज जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में नहीं है। उस कंडीशन में आईएमओ जो है आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेजेगा। तो पहले वो कोशिश करेगा जो ईएसआईसी से रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल है उसमें भेजे। अगर ये सिचुएशन भी नहीं होती, वहां पर आसपास कोई ईएसआईसी का हॉस्पिटल नहीं है, रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल नहीं है, तो आईएमओ आपको रेफर कर देगा कि भैया आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ और आप अपना ट्रीटमेंट कराओ, और आपको आपका जो भी बेनिफिट बनेगा, जो भी क्लेम बने, जो भी खर्चा होगा, उसको हम उसका वो क्लेम आपको मिल जाएगा, रिएम्बर्स कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब तक आईएमओ नहीं लिख करके देगा तब तक आपको क्लेम नहीं मिलेगा। ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब अरुणा खातम जी, अब आपको पता तो चल गया होगा, डू आई हैव टू डिलीवर माय बेबी ईएसआईसी हॉस्पिटल टू क्लेम मैटरनिटी बेनिफिट? अगर आपको पूरा का पूरा मैटरनिटी बेनिफिट लेना है तो आपको जो है ईएसआईसी हॉस्पिटल में ही जाना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर है? अब इसके बाद व्हाट इफ आई गो टू प्राइवेट हॉस्पिटल? अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, अगर आप डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हैं विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ईएसआईसी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी, उस केस में जितना भी आपका खर्चा होता है, उस केस में जितना भी आपका खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा आपका, उस खर्चे को का जो पैसा आपको मिलता है वो बेसिकली सीजीएचएस के रेट पर मिलता है। सीजीएचएस के रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के रेट पर मिलेगा आपको पैसा। ऐसा नहीं है कि आपके ट्रीटमेंट में मान लो 1 लाख रुपए खर्च हो गए तो अब आप सोचो कि मुझे 1 लाख रुपए पूरे मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ईएसआईसी के थ्रू जाते ना तो आपको पूरा पैसा मिल जाता। लेकिन अगर आप अपने आप ही प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए, आप अगर अपने आप ही प्राइवेट हॉस्पिटल में चले गए तो आपको पूरा पैसा नहीं मिलेगा। जो सीजीएचएस के रेट होंगे वही रेट पर आपको पैसा मिलेगा।
अगर आपने 1 लाख रुपए खर्च किए तो ये जरूरी नहीं है 1 लाख मिले, हो सकता है 40 मिल जाए, हो सकता है 50 मिल जाए, क्योंकि ये रेट भी जो है ना दिखाते नहीं है किसी को, ये रेट किसी को भी नहीं पता होते, इनका रेट की क्या वैल्यू ही नहीं पता होती, बट ये मान के चलिए वो कम होता है। तो कोशिश करिए आपकी ईएसआईसी हॉस्पिटल के थ्रू ही जाइए, जो भी करना है ईएसआईसी हॉस्पिटल के थ्रू करिए, ताकि आप पूरा पूरा मैटरनिटी बेनिफिट उठा सके। उम्मीद करता हूं अरुणा खातम जी आपके इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूं, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं राजकुमार मकवाना जी। राजकुमार मकवाना जी ने कमेंट किया है पासवर्ड नहीं बन रहा है सर। राजकुमार मकवाना जी आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो पासवर्ड नहीं बनना, दो चीजें होती हैं, एक तो पासवर्ड बनाना, एक तो है पासवर्ड, दो चीजें हैं यहां पर, पासवर्ड बनाना पहली चीज, और दूसरा है पासवर्ड चेंज करना, दूसरा है पासवर्ड चेंज करना। तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे, दूसरा है पासवर्ड चेंज करना। तो राजकुमार मकवाना जी आप सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, अगर आपको पासवर्ड बनाना है तो आप पासवर्ड नहीं बना सकते। फर्स्ट टाइम का जो लॉगिन आईडी होता है वो एम्प्लॉयर देता है, फर्स्ट टाइम का जो लॉगिन आईडी होता है वो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, ध्यान रखिए। आप खुद अपने आप जो है इसका लॉगिन आईडी और इसकी जो लॉगिन डिटेल्स है नहीं बना सकते। फर्स्ट टाइम में जो आपकी जो भी डिटेल्स होंगी वो आपको एम्प्लॉयर प्रोवाइड करेगा, आप खुद जनरेट नहीं कर सकते। यहां पर होने के बाद एम्प्लॉयर की डिटेल एक बार रजिस्टर हो गई, उसके बाद आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, आप जो है पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय है वो पासवर्ड चेंज कर सकता है, एम्प्लॉय जो है पासवर्ड चेंज कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर जनरेट करेगा। फर्स्ट टाइम जो है जो भी लॉगिन आईडी डिटेल्स होंगी, जहां पर आप नौकरी करते हो वहां एचआर में जाइए और जो है वो आपके जो भी डिटेल्स है वहां पे फिल करेगा और जो है आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो शायद फर्स्ट टाइम में तो ऐसा होता है कि आपका यूजर नेम क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड जो हो सकता है मोबाइल नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी हो सकता है, या ओटीपी से आएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम में एम्प्लॉयर के पास ही जाना है। तो आपका क्वेश्चन को अगर मैं पढ़ूं तो यही बोल रहा है पासवर्ड नहीं बन रहा, इसका मतलब आप फर्स्ट टाइमर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम में आप रजिस्टर कर रहे हैं, आप खुद रजिस्टर नहीं कर सकते, एम्प्लॉयर रजिस्टर करेगा आपको। तो उम्मीद करता हूं राजकुमार मकवाना जी आपके सवाल का आंसर भी मैंने दे दिया है। ये लॉगिन पेज होता है ईएसआईसी पोर्टल का, तो ये जो लॉगिन पेज होगा यहाँ पर जो यूजर नेम है पासवर्ड है, ये फर्स्ट टाइम जब आप क्रिएट करेंगे तो एम्प्लॉयर के थ्रू ही करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं आपके इस सवाल का जवाब आपको मिल गया है। इसके बाद शुभम सैनी जी ने पूछा है सर जी ये 21,000 जो 21,000 है के बाद ईएसआईसी बंद हो जाता है, इसका कोई और रास्ता है? शुभम जी ये ध्यान रखिए, जो ईएसआईसी क्लेम होता है ये उन लोगों को मिलता है जिनकी सैलरी 21,000 रुपए से कम या उसके बराबर होती है ना। इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी सैलरी 21,000 रुपए या उससे कम होती है, ये उन लोगों को बेनिफिट मिलता है। तो ये तो क्लियर है शुभम जी कि जिनकी सैलरी 21,000 रुपए तक होती है उनको ये क्लेम मिलेगा, जिनकी सैलरी 21,000 से ज्यादा होगी उनको ये क्लेम नहीं मिलता। एम्प्लॉय की हमेशा ये मेडिकल प्रॉफिट, आगे क्या लिख रहे हैं आप कि यह बंद ना हो, एम्प्लॉय की हमेशा यह मेडिकल प्रॉफिट मिलता रहे, क्योंकि बीमारी तो इंसान के को कभी भी हो सकती है। अच्छा, तो शुभम जी ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कोई है कि ऐसा कुछ है कि ये हमेशा मिलता रहे? शुभम जी अभी तो फिलहाल ईएसआईसी ने इस लिमिट को 21,000 रुपए करा हुआ है, हो सकता है फ्यूचर में अगर 25 हो जाए, लिमिट बढ़ सकती है, चल रही है बातें, लेकिन अभी 21,000 तक तो आपको ईएसआईसी बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर 21,000 से ज्यादा होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूं आपको जो है आपके सवाल का आंसर मिल गया है। अच्छा, इस 21,000 में ये ध्यान रखिएगा बोनस एंड ओवर टाइम पेमेंट इंक्लूड नहीं होते, ये ध्यान रखना, बोनस और ओवर टाइम पेमेंट इंक्लूड नहीं होते। चलिए आगे, स्वप्निल पांचाल जी ने पूछा है सर व्हाट इफ फॉर्म नंबर 18 not filled within 30 days from the birth and delivery happens in private hospital? स्वप्निल पांचाल जी सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो फॉर्म नंबर 18 है, देखिए ये उसका सैंपल है फॉर्म नंबर 18 का, यहाँ पर लिखा है, यहाँ लिखा है, हो सकता है आपको पढ़ने में ना आ रहा हो, आप इस वीडियो में जाइए, इस वीडियो में आपको फॉर्म नंबर 18 दिखेगा, ये आपका फॉर्म नंबर 18 का फॉर्मेट है। ये फॉर्म नंबर 18 सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ईएसआईसी ही भर सकता है, ये किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं भरा जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म नंबर 18 ईएसआईसी ही भरेगा।
तो अब यहां पर पढ़िए, सर व्हाट इफ फॉर्म नंबर 18 नॉट फिल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द बर्थ एंड डिलीवरी हैपेंस इन प्राइवेट हॉस्पिटल। जब आप डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराएंगे तो फॉर्म नंबर 18 की कोई बात नहीं रह जाएगी। फॉर्म नंबर 18 सिर्फ और सिर्फ मैटरनिटी बेनिफिट में मिलता है। आप सोचो कि आपकी वाइफ, आप जॉब कर रहे हो लेकिन आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही, आपकी वाइफ एम्प्लॉय नहीं है, आप सोचो कि मैटरनिटी बेनिफिट क्या आपकी वाइफ को मिलेगा? नहीं। मैटरनिटी बेनिफिट उन महिलाओं को मिलता है जो ईएसआईसी के अंदर कवर्ड होती हैं और जो जॉब करती हैं बेसिकली। तो उम्मीद करता हूं स्वप्निल पांचाल जी, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दे दिया है मैंने। ये आप ध्यान रखिए कि जो भी बेनिफिट मिलेगा मैटरनिटी का वो सिर्फ और सिर्फ ईएसआईसी के थ्रू ही मिलेगा। प्राइवेट में कोई बेनिफिट नहीं मिलता। प्राइवेट में तो आपने मान लो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके खर्चा कर लिया 1 लाख रुपए, उसके बाद जो भी आपको पैसा मिलेगा वो सीजीएचएस के रेट पर मिलेगा। वहां पर आपको इस टाइप की कोई भी फॉर्म वॉर्म नहीं भरे जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपके सवाल का आंसर मैंने दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या है? पेमेंट 20,000 था, अब 22,000 है, तो ये ईएसआईसी का बेनिफिट मिलेगा या नहीं? ये पूछा है ओके लाइफ। मैं इनका नाम तो नहीं जानता, चैनल का नाम है ओके लाइफ। ओके लाइफ जी ने पूछा है। ओके लाइफ जी, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो सैलरी 21,000 है ईएसआईसी ने उसकी लिमिट 21,000 करी है। अगर बेनिफिट चाहिए तो सैलरी 21,000 से कम होनी चाहिए और या फिर 21,000 होनी चाहिए। अगर सैलरी 21,000 से 1 रुपया भी ज्यादा हो गई तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। देखिए अब ये जो है ना, मतलब यहां तो देखिए मैंने लिखा ही है ना, इसका फायदा उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी सैलरी 21,000 या उससे कम होती है। तो 21,000 या 21,000 से कम होगी तो ही ईएसआईसी का बेनिफिट मिलेगा। तो स्वप्निल पांचाल जी, उम्मीद करता हूं आपके सवाल का भी जवाब मैंने दे दिया है। आगे रवि दीक्षित नेक्स्ट कमेंट ले रहे हैं। रवि दीक्षित जी हैं। रवि दीक्षित जी पूछ रहे हैं, क्या सर सैलरी के ऊपर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? क्या सर सैलरी के ऊपर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? राजीव, हाँ रवि दीक्षित जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए। क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है कि क्या सर सैलरी के ऊपर मेडिकल फैसिलिटी मिलती है? यस, ये जो फैसिलिटी मिलती है सैलरी के ऊपर ही मिलती है। ये जो फैसिलिटी है सैलरी के ऊपर ही मिलती है, लेकिन सैलरी कितनी होनी चाहिए? 21,000 या उससे कम होनी चाहिए। अब ये बेसिकली जो ये सैलरी वाली जो बात हो रही है, किन लोगों की सैलरी, ये भी तो है ना, ये किन लोगों की सैलरी की बात कर रहा है? इसका फायदा संस्था, निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनियां हैं या फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, सड़क परिवहन है, होटल है, रेस्टोरेंट, सिनेमा, समाचार पत्र दुकान, शैक्षणिक चिकित्सा संस्थान आदि में जो लोग काम कर रहे हैं उन कर्मचारियों को मिलता है। तो बेसिकली अगर मोटे मोटे तौर पर बात करी जाए तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है जिनकी सैलरी 21,000 से कम है। अब यहां पर मैंने नाम तो लिया कॉन्ट्रैक्ट लेबर का, जरूरी नहीं है, ऐसे परमानेंट लोग भी है, ऐसे लोग भी है जो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं है, लेकिन उनकी सैलरी 15,000 है, तो उनको भी ईएसआईसी का बेनिफिट मिलेगा। ऐसे लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पर है या परमानेंट है लेकिन उनकी सैलरी की जो लिमिट है वो 21,000 या 21,000 से कम होनी चाहिए, और ये सभी लोग इन संस्थानों में काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, ईएसआईसी स्कीम के दायरे में वह सभी कंपनियां आती है जहां 10 या 10 से कम कर्मचारी है ना, 10 या 10 से सॉरी अधिक कर्मचारी है। कुछ जगह पर, कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, चंडीगढ़ में ये अन्य भी नियम भी है, हो सकता है 20 हो, यहाँ पर 20 से ज्यादा है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है रवि दीक्षित जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया। ईएसआईसी का जो बेनिफिट है सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी वाले लोग हैं उन्हीं को मिलता है। तो राजीव दीक्षित जी का कमेंट भी मैंने लिया और उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो दोस्तों आपका इस वीडियो में मैंने जो है 6-7 कमेंट लिए हैं, उन सभी कमेंट्स को मैंने, उन सभी कमेंट्स में जिनके भी डाउट थे उनको जो है मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं आप सभी को इन सवालों के जो जवाब हैं वो समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो मैंने वीडियोस में अपना नंबर दिया हुआ है, चैनल पर भी मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और उम्मीद कोशिश करिए कि आप जो है अपना जो कमेंट है वो यूट्यूब पर डालिए, ताकि जो है उस कमेंट को लेकर के मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, ताकि किसी और को भी वो उस टाइप का डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। क्योंकि क्या है ना, कमेंट जो है ना मिक्स आते हैं, मिक्स कमेंट आते हैं। हो सकता है एक ही डाउट के लिए 4-5 लोग कमेंट करते हैं, 10-12 लोग कमेंट करते हैं। तो उस कंडीशन में अगर मैं एक ही कमेंट को लेकर के वीडियो बनाऊंगा तो वो बेनिफिशियल होगी सभी लोगों के लिए।
तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। अब जो है जैसा कि मैंने बताया भाई, सवाल आपके जवाब हमारे जो मैंने सीरीज शुरू करी है। अब आपका कोई भी डाउट है तो आप बेफिक्र होकर के जो है कमेंट करिए, और उस कमेंट का जो जवाब है मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेकर के आऊंगा।